हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट टुगेदर। बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 1 है आपका। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया है जिसमें हमने विकास और वृद्धि में अंतर किया है। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आगे तक भी ये काम आएगा, जो भी आप सीटेट्स वगैरह जो देने वाले हो। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है, देखो क्या है, विकास वृद्धि और विकास के विभिन्न सिद्धांत। यहाँ पर ना देखो, एक चीज़ समझने की कोशिश करना, ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन तो सेम ही था। जिसने वो क्वेश्चन ना देखा हो तो वो मैं बायो में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भेज दूंगी, तो आप उसको चेकआउट कर लेना। उस क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ अंतर था, यानी कि वृद्धि और विकास में हम अंतर की बात कर रहे थे। और यहाँ पर क्या है, वृद्धि और विकास के सिद्धांत। देखो सिद्धांत का मतलब क्या होता है, जब हम किसी काम को बार बार करते हैं और उसका परिणाम एक ही आता है तो उसको हम सिद्धांत बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि और विकास एक ही तरीके से काम करेगा, यानी कि एक तरीके से काम करने का मतलब मेरा ये नहीं कि मैं वृद्धि और विकास को एक बना रही हूँ। कहने का मतलब ये कि वृद्धि और विकास जो चलते हैं उसके पीछे कुछ कुछ निश्चित कुछ प्रक्रियाएं हैं, उनका कुछ परिणाम है जो कि वही रहेगा। आई बात समझ में? तो देखो ये कैसे काम करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ना काफ़ी सारे एक्चुअली वो थे, पॉइंट्स थे, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 9 पॉइंट्स ही ऐड करे, क्योंकि ये अगर आप ये पॉइंट्स याद कर लेते हो, ठीक है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता इन पॉइंट्स के बेस पे अच्छे मार्क्स आपको देने में। तो देखो ध्यान से सुनना, वृद्धि और विकास के विभिन्न सिद्धांत। क्वेश्चन डायरेक्ट यही आएगा, वृद्धि और विकास के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख करो, जैसे भी करके आ सकता है, लेकिन पूछेगा यही। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये पॉइंट्स आपके सामने दिखे रहे हैं, आई थिंक थोड़ा लाइट नजर आ रहा होगा, डिक्टेट में करूंगी तो आप सुन भी सकते ही हैं। तो देखना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है इसका पहले थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देख लो। विकास की प्रक्रिया बहुत ही विस्तृत और जटिल होने के कारण तथा इसकी निरंतरता के कारण इसे कुछ सिद्धांतों का अनुकरण करना पड़ता है। अर्थात विकास के कुछ सिद्धांत हैं जिनको जाने बिना विकास की प्रक्रिया को समझना कठिन है। विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन निम्नलिखित है, यानी कि विकास की जो एक तरीके से प्रक्रिया चलती है वो किस तरीके से चलती है, उसके चरण क्या है, उसका एक सीरियल क्या है, ऐसी क्या चीज़ है कि वो टू द पॉइंट 1 बाय 1 करके वो आएंगे। ठीक, आज हम इन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनना। पहला क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। पहले मैं इसको यहाँ से डिक्टेट करूंगी, फिर आपको इसको समझना। देखो क्या लिखा है, विकास की प्रक्रिया कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से तो विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। इसके बाद क्या है, इस प्रकार विकास की यह प्रक्रिया धीरे धीरे तथा निरंतर चलती रहती है, लेकिन यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विकास की निरंतरता की गति एक समान नहीं रहती, इसमें भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस सिद्धांत से यह भी स्पष्ट होता है कि व्यक्ति में आया कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता। आज दिखाई देने वाला परिवर्तन निरंतरता के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए कुछ समय पहले शुरू हुआ होगा। टू द लाइन इस बात को समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, पूरा कॉन्सेंट्रेट रखना है यहाँ पर। देखो ये बोल रहे हैं कि विकास की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया जो आपके कभी रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। ठीक, इसके बाद क्या है, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक इसमें बदलाव होते ही रहते हैं। बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से तो विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। सही बात है, जब एक फीटस यानी कि भ्रूण माँ के गर्भ में जब वो पनपना स्टार्ट करता है, वहीं से उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो कि 9 महीने तक माँ के गर्भ में चलती रहती है। उसके बाद फिर वो जब धरती पर आता है, जब वो इस दुनिया में आता है, फिर से वो कंटिन्यू, हाँ देखो रुकती नहीं है। कंटिन्यू का मतलब मेरा ये नहीं कि मतलब कि दुनिया में आने के बाद अब वो कुछ क्षण के लिए रुकता है, कभी नहीं रुकता है। फिर वो मतलब आगे जो उसका टू बी कंटिन्यू है वो गर्भ से बाहर शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या है, क्या लिखा है, इस प्रकार विकास की यह प्रक्रिया धीरे धीरे तथा निरंतरता चलती रहती है, लेकिन यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि विकास की निरंतरता की गति एक समान नहीं रहती। क्योंकि देखो आप इस चीज को ना ऐसे समझ सकते हो कि कुछ बच्चों में वो डेवलपमेंट जल्दी हो सकता है और कुछ बच्चों में वही डेवलपमेंट देरी से भी कर सकता है, लेकिन जो उसके चरण हैं, जो उसके पर्टिकुलर जो उसके जो पॉइंट्स हैं कि भाई बच्चा पहले ये करेगा देन ये करेगा, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे क्या करेगा, तो वो क्या है, वो उन चरणों को स्किप किए बिना आगे ना तो आ सकता है ना वो पीछे जा सकता है। जो पॉइंट्स होते हैं टू द पॉइंट्स वही रहेंगे, उसको वो आगे पीछे नहीं कर सकता। ये हो सकता है कि उसको अगले चरण में पहुंचने में या तो वो समय से थोड़ा पहले चला जाए या फिर वो समय से थोड़ा बाद में चला जाए। अभी समय से पहले या बाद की बात क्या है कि एक ना एवरेज टाइम ऑफ पीरियड भी होता है। सपोज करो कि भी 10 बच्चों का परीक्षण किया,
अब 10 में से 7 बच्चों ने एक समान गति से अपना विकास किया था, जबकि 3 बच्चों ने कुछ में से तेजी कर गए और कुछ बच्चों का देरी में हुआ। तो हम एवरेज को मान के चलते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि एवरेज से या तो पहले या बाद में, लेकिन एक सीरीज होती है, उस सीरीज को वो छोड़ते नहीं है, उसको जरूर वो उसको फॉलो करके तभी वो नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। आई होप यू क्लियर दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत का मतलब क्या है? हाँ सुनो, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस पॉइंट को पहले सुन लो। मनोवैज्ञानिक व्यक्तिक भिन्नताओं के सिद्धांत को बहुत महत्व देते हैं, चूंकि विकास प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा गया है तथा हर आयु वर्ग की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, जिनके कारण हर आयु वर्ग में व्यवहारों में अंतर होता है। इस अंतरों की हम अनदेखी नहीं कर सकते। जुड़वा बच्चों में भी व्यक्तिक भिन्नताएं देखने को मिलते हैं, अतः सभी व्यक्तियों की वृद्धि और विकास अपनी स्वाभाविक गति से ही होता है। किसी व्यक्ति में कुछ विशेषताएं या व्यवहार शीघ्र विकसित हो जाते हैं तथा कुछ व्यक्तियों में वही विशेषताएं या व्यवहार देर से विकसित होते हैं। इस प्रकार उनमें पर्याप्त व्यक्तिक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। सभी बालक वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानता नहीं रखते। अभी जो हमने डिस्कस किया सेम ये वही चीज है। ये यही बोल रहा है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी कि पर्सन टू पर्सन और चाइल्ड टू चाइल्ड भी वेरी करता है कि वो उस पर्टिकुलर विकास को कितनी जल्दी अडॉप्ट करता है या कितने उससे अडॉप्ट करता है। आप देखते भी होंगे कि कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी पैर ले लेते हैं, आई मीन टू से वो जल्दी वॉक करने लग जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि वो बहुत टाइम लगाते थे बोलने में। आपने देखा भी कि आप बोलते रहे ये इतना बड़ा जब तक कि बोलता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि उसमें कुछ कमी है, हालांकि हो भी सकती है लेकिन जरूरी नहीं है। आपने चेक करा, आपने देखा कि भी कोई कमी नहीं है, बच्चा फिट है, तो इसका मतलब वो थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, यानी कि व्यक्तिक भिन्नताओं का भी सिद्धांत होता है, लेकिन जो चरण है वो वही रहेगा। आप चरण को देखो ऐसे समझ लो, जब छोटा बेबी बॉर्न होने के बाद वो आप देखते हो कि पहले वो अपने आंखों पर कंट्रोल करता है, फिर उसके बाद वो अपने हाथों को थोड़ा हिलाना डुलाना स्टार्ट करता है, फिर वो उल्टा लेट जाता है, ठीक है, मतलब हाथों के साथ पैरों को भी साथ साथ वो मूव करता है, फिर वो उल्टा होने में सक्षम हो जाता है। वो क्या करता है, जैसे कि बच्चा लेटा होगा ना, लेटा लेटा उल्टा हो जाएगा, फिर थोड़ा अपना गर्दन को संभालता है, धीरे धीरे फिर वो क्या करेगा, बैठना स्टार्ट करेगा, फिर वो घुटनों पे चलेगा, फिर वो खड़ा हो जाएगा। तो ये जो चरण है ना, ये इसी लाइन में रहेंगे, इसी सीक्वेंस में रहेंगे। बस क्या होगा, किसी ने जल्दी ये कर लिया और किसी को लेट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज फिट होती है, व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। ओके, अगला क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणामों का सिद्धांत। देख लो, ये पूरा लिखा है, वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत। देखो, वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है, आपकी हेरिडिटी, यानी कि जो आपको आपके परिवार से मिलती है, और वातावरण यानी कि वो माहौल जहां पर आप हो, जिस तरह के भी आप माहौल में हो, तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है आपके विकास पर। तो देखना, यहां से पहले इसको समझ लो। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आप जैसे भी हो, उसका जो जैसे भी आप हो, वो क्या है, वो आपका वंशानुक्रम और आपके परिणामों का एक गुणा है, गुणात्मक, यानी कि आपको अगर अपने आप को डिफाइन करना है ना कि आप क्या हो, तो आप देख लो कि आपको फैमिली से क्या मिला है और आप कैसे माहौल में रह रहे हो, आप उसी का ही एक प्रोडक्ट हो। तो देखना यहाँ पर क्या लिखा है, बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। विभिन्न अध्ययनों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बालक की वृद्धि और विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। इन दोनों के प्रभाव को अलग नहीं किया जा सकता। वंशानुक्रम को बच्चे के व्यक्ति की नींव माना जाता है। मतलब क्या है, देखो, एक तो आपको आपके परिवार से कुछ मिलता है, आपके माता पिता से, जेनेटिक जो होता है। कुछ बच्चे होते हैं ना, बड़े शार्प होते हैं, छोटे से ही बोलते हैं ना कि ये तो कंप्यूटर है, समथिंग ऐसे कुछ लाइंस यूज किए जाते हैं फैमिलीज में। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा डम्ब होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा बोलने में वाक्पटुता उनकी होती है, आई मीन टू से कि मतलब बहुत वो अच्छा बोलते हैं, बहुत तेज होते हैं, प्रखर होते हैं बुद्धि के। ये चीज उनको ना फैमिली से मिलती है, उनके माता पिता से मिलती है, उनकी जीन में होती है ये चीज, ठीक है। कुछ बच्चे बड़े शर्मीले होते हैं, तो वो शर्मीले ऐसा नहीं है कि मतलब वो उनको जीन से भी मिलता है। हो सकता है उनकी मदर शर्मीली हो, उनके पापा शर्मीले हो, फिर कोई भी फैमिली में। आई बात समझ में। एक क्या है, वातावरण। वातावरण से मतलब क्या है
कि जिस वो माहौल में रह रहे हैं तो उसका भी उन पर असर पड़ता है। अब आप देखो, इसको ऐसे अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ से बुद्धि वाली बात तो समझ आ गई होगी कि भाई कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि थोड़े कम इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंट मतलब कि वो चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं, जल्दी चीज़ों को भाप जाते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें, ऐसे सपोज करो कि आजकल आप देखते हो कि एकल परिवार का बड़ा चलन है, यानी कि जो न्यूक्लियर फैमिली है, छोटे परिवार है, उनका बड़ा चलन है, जिसमें मम्मी भी वर्किंग होती है और उनके पापा भी वर्किंग होते हैं। अब इस फैमिली में जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, उसका जो विकास होगा ना, जो एक सामाजिक विकास होगा, वो थोड़ा टाइम लेके करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक तो मम्मी और एक पापा हैं। अगर भाई बहन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो या तो वो काम कर रहे होंगे, जो उसको भाई बहन होंगे वो भी कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, स्कूल में जा सकते हैं, कहीं भी। तो अभी जो बच्चा होगा ना, ये बोलना भी, बोलने में भी टाइम लगाएगा, चलने में भी टाइम लगाएगा। जबकि जो एक जॉइंट फैमिली होती है वहां पर क्या होता है, बच्चे के साथ खेलने वाले, बात करने वाले बहुत लोग होते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, जो मतलब जॉइंट फैमिली में होते हैं, आप देखना वो बड़े तेज माइंड के होते हैं, या फिर बहुत जल्दी अपना डेवलपमेंट कर जाते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस करवाने वाले बहुत लोग होते हैं। तो ये डिपेंड करता है वातावरण पे भी। और भी वातावरण को आप बहुत ले सकते हो, देख सकते हो आप, जो बच्चे एक अच्छे पढ़े लिखे माहौल में होते हैं तो वो अलग तरीके से सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वेरी करता है कि आप कैसा आपका वंशानुक्रम है। जैसे कि आप देखते हैं ना, जैसे कुछ पढ़ी लिखी फैमिली होती है, उसमें सारे पढ़े लिखे होते हैं, आईएएस है, आईपीएस है, डॉक्टर है, टीचर है, आप देखते हो ऐसा, ठीक है। तो ये वही वाली बात है, क्योंकि अब वहां पर वंशानुक्रम, वातावरण दोनों आ जाते हैं, क्योंकि वातावरण भी ऐसा ही है और वो तो है ही, उनके वंश में, जीन में है ये चीज, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, समग्र विकास का सिद्धांत। समग्र विकास का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। यहां से इस पॉइंट को सुनो। मनुष्य के शरीर का विकास समग्र रूप से होता है। समग्र यानी कि एंटायर, टोटल। मनुष्य के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास साथ साथ चलता रहता है, जैसे सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास। ऐसा भी सत्य है कि सभी पक्ष एक दूसरे पक्ष के विकास पर निर्भर करते हैं तथा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस दृष्टि से अध्यापक को बालक के सभी पक्षों के विकास को ध्यान देना चाहिए। देखो, ऐसा होता है कि कभी ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर बच्चा शारीरिक रूप से अगर वो हेल्दी हो रहा है या फिर डेवलप कर रहा है, तो उसका जो बौद्धिक विकास है वो काम नहीं कर रहा होगा, या फिर बौद्धिक विकास चल रहा है तो उसका शारीरिक विकास काम नहीं कर रहा होगा। सॉरी, वो हर तरीके से वो बन रहा होगा, ठीक है। उसका सामाजिक विकास भी हो रहा होगा, उसका संवेगात्मक यानी कि इमोशनल विकास भी तभी के तभी हो रहा होगा, मानसिक विकास भी, यानी कि सारी चीजें एक साथ चलती है। ऐसा नहीं है कि एक महीने सामाजिक चला, एक महीने भाई संवेगात्मक चला, ऐसा नहीं होता। आप देख सकते हो कि जो 4-5 महीने का बच्चा होता है ना, उसके अंदर इमोशनल फीलिंग्स आ जाती है। मतलब आप उसको गुस्सा कर दोगे तो वो डरेगा, वो रोएगा, ठीक है। और अगर आप उसको प्यार करोगे तो वो भी आपको क्या करेगा, वो हैप्पी का रिएक्ट करेगा, हैप्पी वाला रिप्लाई करेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अब जब 5-6 महीने का बच्चा होता है तो उसको बहुत समझ में आने लग जाता है कि हाँ भाई, मुझे ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये दादी हैं, इन लोगों को वो समझने लग जाता है। इसके साथ ही वो थोड़ा अपनी बॉडी पर कंट्रोल करने लग जाता है। तो ये सारी चीजें एक साथ चलती हैं, ऐसा नहीं है टुकड़ों में कुछ नहीं होता है, यानी कि समग्र विकास होता है, एक साथ चलता है। तो एक टीचर को भी क्या चाहिए, अगर हम टीचर्स के इस कॉन्सेप्ट को टीचर के उसमें पुट करें, तो टीचर को भी क्या चाहिए कि वो ऐसा ना करे कि मतलब विकास को अगर वो मतलब डेवलपमेंट करना चाह रहे तो एक एक करके करे, नहीं, उसको समग्र विकास पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जो मनुष्य होते हैं एक साथ कई चीजों को सीखने में सक्षम तो होते हैं, और ये हमारा नेचर होता है कि हम एक साथ कई चीजों को सीख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का मतलब होता है सीखना, तो इसको सुनो क्या लिखा है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ध्यान से सुनना। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता और अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिपक्वता से वृद्धि और विकास प्रभावित होते हैं, और ये प्रभावित हुए वृद्धि और विकास में बदले में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कोई भी बालक किसी एक कार्य को करने के लिए परिपक्वता ग्रहण कर लेता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि उसकी परिपक्वता अन्य कार्यों को करने के लिए उपयुक्त हो। अतः बच्चों में परिपक्वता के स्तर में भिन्नता होती है। यही भिन्नताएं उसकी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। उदाहरणतः यदि कोई बालक किसी कार्य को सीखने के लिए अभिप्रेरित है, लेकिन उस कार्य के लिए अभी उसका भौतिक विकास पर्याप्त नहीं है, तो वह बालक उस कार्य को सीखने में असमर्थ होगा, और हमें उस बालक से अधिक आशाएं रखनी भी नहीं चाहिए। बहुत सीधी सी बात है। देखो, होता क्या है कि आप किसी भी कार्य को
करोगे ये डिपेंड करता है आपके परिपक्व होने पर। परिपक्व का मतलब ऐसा ये है कि आप उस काम, आपकी बॉडी उस काम को करने के लिए रेडी है या नहीं है। एक सेकेंड, हाँ, यानी कि आपकी बॉडी इस काम को करने के लिए रेडी है कि नहीं है। आपने देखा होगा जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं तो वो मतलब 7-8 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि अपनी मम्मियों के साथ काम करवाती हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं बोलते हैं कि मम्मी नहीं मैं करूंगी, मैं बाल्टी उठाऊंगी, तो उनकी मम्मी उनको बोलती है नहीं बेटा तुमसे नहीं होगा, तुम मत करो। अब देखो उसकी विलिंग पावर तो है, वो बच्ची चाहती तो है कि अपनी मम्मी की हेल्प करे। अभी बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं मैं गाड़ी चलाऊंगा, अब वो चाहते तो है लेकिन क्या वो इस काम के लिए परिपक्व है? नहीं, अभी उनकी बॉडी इस काम के लिए स्टार्ट नहीं है, रेडी नहीं है, अभी उनको और थोड़ा मेच्योर होना है। तो ये भी है कि भले ही आप किसी चीज के लिए अभी प्रेरित हैं, यानी कि आप करना चाहते हैं, आपको लगता है आप कर जाओगे, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक कि आपकी बॉडी उस काम के लिए साथ नहीं होगी। तो यहाँ पर भी ये इसका एक ये पॉइंट है कि परिपक्व और अधिगम का सिद्धांत, यानी कि आपकी जो लर्निंग है इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन योर मैच्योरेशन, कि आप उस काम को करने में सक्षम हैं या नहीं है। अब जो मैंने बोला था ना उसको एक बार और फिर से बैक करके सुनना, आपको समझ आ जाएगा। सीधी सी बात है कि आप अगर परिपक्व नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर सकते, और परिपक्वता का मतलब होता है सीधा सीधा आपकी बॉडी से। इसके बाद तो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है विकास की दिशा का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्या लिखा है, देखो जो हमारा विकास होता है ना, हमारी बॉडी का जो विकास होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है सर से पांव की ओर, यानी कि सर से पांव की ओर, और एक होता है रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर। तो इसको सुनना ध्यान से, देखो क्या लिखा है, लिख लेना। वृद्धि और विकास की अपनी ही दिशा होती है और ये दिशा निश्चित होती है। मानव के बच्चे का सबसे पहले सिर प्रौढ़ आकार ग्रहण करता है तथा टांगे सबसे बाद में। अब इसका जो पहला विकास है वो क्या है, सिर से पांव की ओर, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, सेफेलोकॉर्डल। और दूसरा क्या है, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर। आप जब इसको लिखोगे ना तो पहले ऐसे लिख देना, मतलब सिर से पांव की ओर, ठीक है। फिर मैं इसको डिक्टेट करूंगी क्या लिखना है, फिर दूसरे में आप क्या लिखोगे, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, ठीक है। अच्छा तो देखो पहला क्या है, सिर से पांव की ओर, यानी कि सेफेलोकॉर्डल। क्या लिखना है आपको यहाँ पर, मानव शिशु सिर से पांव की ओर बढ़ता है और विकसित होता है, ना कि पांव से सिर की ओर। भाई देखो अभी हमने क्या बोला था कि बच्चा अपने सिर को उठाना शुरू करता है, उसके बाद फिर अपना वजन अपने कंधों पर लाना स्टार्ट करता है, थोड़ा सा वो आप देख रहे हो अपने छाती को थोड़ा मूव करता है, ऊपर की तरफ आता है। फिर उसके बाद वो बैठना शुरू कर देता है, फिर उसके बाद वो हाथों से चलना स्टार्ट कर देता है, फिर वो खड़ा होना स्टार्ट करता है, फिर तब कहीं जाकर वो पैरों से चलना शुरू करता है। तो सीधी सी बात है, सिर से पांव की तरफ जाता है ये विकास। आई थिंक ये क्लियर ही होगा। उसके बाद क्या, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर। दूसरा जो हमारा विकास होता है ना, देखो ये हमारी रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर चलता है, यानी कि बीच में हमारी रीढ़ की हड्डी है, फिर ये आपके हाथों की तरफ बाहर निकलता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ, यानी कि सेंटर से आप बाहर की तरफ आपका विकास जाएगा। देखो क्या लिखा है, इसी प्रकार विकास का क्रम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है और बाहर की ओर विकास होना शुरू होता है, ठीक। इसमें बस इतना ही लिखना है और ज्यादा कुछ नहीं, और ये आता भी आपका सीटेट वगैरह में पूछता है। अगला देखो, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, ये छठा, सातवां, आठवां और ये 9वां पॉइंट, इसको भी सुन लो। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत, तो क्या लिखा है सामान्य से विशिष्ट की ओर के सिद्धांत में, देखो सुन लो। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य व्यवहार सीखता है और फिर धीरे धीरे यह सामान्य व्यवहार विशिष्ट यानी कि स्पेशलिटी की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए, सबसे पहले बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है तो वह अपने हाथ इधर उधर मारने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे यह समय के साथ विशिष्टता की ओर बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप वह उसी वस्तु पर हाथ डालता है जिसे वह उठाना चाहता है। जैसे कि देखो, जब बच्चा छोटा होता है ना, इतना ही, जब बच्चा छोटा होता है ना तो पहले वो उसका ना अपने हाथों पर, अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता, तो वो ऐसे ऐसे करता है हाथों को। आप जैसे कि जब छोटा बेबी होता है, आप उसको देखो तो आपको टच करता है तो आपके फेस पे ऐसे हाथ मारता है, जबकि वो कहीं ना कहीं वो आपके ना माउथ को पकड़ना चाहता है, क्योंकि आप मुंह से उसको बोल रहे हो, तो वो जो मूव कर रहा है आपका मूव कर रहा है, तो वो आपके माउथ को टच करना चाहता है। लेकिन कभी वो यहाँ करता है, कभी यहाँ करता है। नोज आपकी अपलिफ्ट होती है तो नोज को पहले टच कर लेता है, ठीक है।
क्योंकि अभी उसको पता है कि भाई मेरा जो टारगेट पॉइंट है इसका माउथ है, लेकिन उसको अपने हाथों पर कंट्रोल नहीं होता, तो क्या करता है, सामान्य व्यवहार करता है। या फिर अगर वो किसी चीज को पकड़ना चाह रहा है, किसी भी चीज को, तो वो पूरे में हाथ पैर फैलाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और वो सामान्य से विशिष्ट की ओर। आपने देखा होगा ना, बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में जब उनके हाथ में पेन दोगे तो ऐसे पकड़ते हैं, इस तरीके से वो लिखते हैं। धीरे धीरे फिर वो ऐसे पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि अभी वो क्या था, वो सामान्य थे, उनको ज्यादा कुछ, वो एक नॉर्मल काम कर रहे थे, अब फिर स्पेशल काम करने लग जाते हैं। ठीक है, तो एक ये सिद्धांत है, इसका समझ आ गया होगा ना, नहीं आया हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, कर लेंगे फिर से। उसके बाद क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर सिद्धांत। इसका मतलब क्या है, देखो, यानी कि प्रिंसिपल टू थिंक फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। क्या लिखा है, मानसिक विकास भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करने की योग्यता से उन वस्तुओं को देखने का सिद्धांत का अनुकरण करता है जो अमूर्त रूप से होती हैं। बालक प्रभाव और कारण को समझने का प्रयास करता है। देखो पहले इसको समझो, मैं आपको बताती हूँ। देखो मूर्त क्या चीजें होती हैं, मूर्त होती हैं टचेबल थिंग, यानी कि जिन चीजों को आप अपने सामने रख के देख सकते हो। ठीक है, जबकि अमूर्त क्या होती है कि आप उसी चीज को अपने दिमाग में थिंक करो। आप याद करो, जो छोटे बच्चों की बुक्स होती हैं उसमें जैसे कि मान लो कि ऐड करवा रहे हैं छोटे बच्चों, मतलब कि अगर आप सेकंड तक के क्लास तक के बच्चों का लो, तीसरी क्लास के बच्चे का विकास, ये अमूर्त विकास होना स्टार्ट हो जाता है। अगर उनको ऐड करके सिखा रहे हैं तो उनकी बुक्स में क्या होता है कि आपके पास 4 माचिस की तिलियां हैं, तो बताया था ना 4 माचिस की तिलियां ना ऐसे करके रखी होती हैं। ठीक है, पूरा मतलब उनको दिखाते हैं कि बच्चों को दिखे, ये दिखे कि भाई हाँ 4 माचिस की तिलियां हैं। अब आपको रहीम ने 6 माचिस की तिलियां और लाकर दी है। ठीक है, तो बकायदा वो 6 माचिस की तिलियां और बनाएंगे। अब आपके पास कुल कितनी तिलियां हैं, अब 6 4 10, तो पूरी 10 तिलियां ही बनाकर दिखाएंगे। ऐसा ही अभी क्या चीज है, ये मूर्त प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चा अभी इन चीजों को अपने दिमाग में ना सोच नहीं सकता, अभी उसका ना जो मेंटल डेवलपमेंट है ना वो इतना नहीं हुआ है। वहीं पर जब बच्चा 3rd 4th में आएगा ना, अब यही जो प्रॉब्लम होती है उसको सीधा बोला जाता है कि रहीम के पास 4 तिलियां हैं, पूजा ने उसको 6 तिलियां और दे दी, अब बताओ उसके पास कितनी बची। अब बच्चा खुद अपने माइंड में ऐसी इमेजेस बनाना स्टार्ट कर देगा। तो जब वो अपने माइंड में, जैसे होता है ना, माना कि ये ऐसा है, तो जब आप उन चीजों को, या फिर बच्चा उन चीजों को माइंड में सोचना शुरू कर देता है, तो वही क्या होती है, वही होती है कॉन्क्रीट, यानी कि अमूर्त। तो पहले बच्चा मूर्त रूप से सीखता है, फिर बाद में धीरे धीरे वो अमूर्त रूप में आना स्टार्ट करता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अपने शब्दों में, कोई आपका नंबर कट नहीं कर सकता। उसके बाद क्या है आपका 9 पॉइंट, बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण की ओर सिद्धांत। में आपको दिखा देती हूँ, मैंने लिखा है, दिख ही रहा होगा आपको। देखो, बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण की ओर का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है, देखो सुन लो, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। छोटे बच्चे मूल्यों और सिद्धांतों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। जैसे ही वे बड़े होते हैं, उनकी स्वयं की मूल्य प्रणाली, स्वयं की आत्मा तथा उनका स्वयं का आंतरिक नियंत्रण का समूह विकसित हो जाता है। इसका मतलब क्या है, देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, फर्स्ट सब स्टार्टिंग में वो अपने पेरेंट्स की बात को मानते हैं, जो वो बोल देता है ना वही पत्थर पे लकीर होती है, क्योंकि उनको खुद को तो समझने की इतनी चीज होती नहीं है। तो पेरेंट्स बोल देते हैं झूठ मत बोलना, सांप काट लेगा, बाहर मत जाओ, झोली वाला बाबा आ जाएगा। तो उस टाइम पे उनके हिसाब से सच में झोली वाला बाबा आ जाएगा, झूठ बोलोगे तो सच में सांप काट ही लेगा, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, तो अब वो किसके ऊपर डिपेंडेबल है, अभी वो क्या है, इसमें वो दूसरों पर निर्भर है। ठीक है, लेकिन जब जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होगा, उनका माइंड का डेवलपमेंट होगा, जो कि धीरे धीरे होता है, तब उनको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो अपना एक थिंक लगाएंगे। आप ना 5 7 8 साल के बच्चे को बोल के दिखा दो कि भूत आ जाएगा या फिर झोली वाला बाबा आ जाएगा, ठीक है, वो आपको ही दोस्त सुना देगा, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब झूठ होता है। ठीक है, मतलब डराने के तरीके होते हैं, मतलब झूठ का मतलब डराने के तरीके होते हैं। तो ऐसे ये काम करता है, यानी कि पहले बाहर की तरफ, आपको बाहर की तरफ से कंट्रोल किया जाता है, धीरे धीरे जब आपकी एज होती जाती है, आप समझने लग जाते हो, तो आप आंतरिक नियंत्रण में आ जाते हो, यानी कि आप फिर अपने अंदर की बात मानते हो। ठीक है, इतना ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। कोई आपका खास कोई क्वेश्चन हो किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, यानी कि हमारी वाली क्लास से संबंधित, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना विद बुक, क्वेश्चन विद बुक। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड गुड बाय।